कल हमने किए थे धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण वो होते हैं जिसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो सारे गुण है ना वो भौतिक भौतिक गुण होते हैं। जैसे कि हम किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ का रंग देख रहे हैं या उसका आकार देख रहे हैं तो उस पदार्थ में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी वो जो गुण है वो क्या है, उसका भौतिक गुण। क्लियर है ना। अगर हम उसका कुछ ऐसा गुण देख रहे हैं जो उसके रासायनिक परिवर्तन से होता है, यानी कि कोई नया पदार्थ बनने की वजह से हो रहा है, तो वो उसका कैसा गुण हो जाएगा, रासायनिक गुण हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे कि मैं कह दूं कि सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके और सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो ये सोडियम का कौन सा गुण होगा, रासायनिक गुण। क्लियर है ना। दूसरा मैं कहूं कि सोडियम है वो थोड़ा सा कठोर नहीं होता, मुलायम होता है, ये कौन सा गुण है, भौतिक गुण है। क्यों? क्योंकि इस कठोरता के अंदर हमने कोई उसके अंदर परिवर्तन नहीं किया, वो सोडियम वैसा ही है। हमने क्या देखा, उसको बस हाथ लगा के या टच करके या ऑब्जर्व करके अवलोकन करके सिर्फ इतना देखा कि हाँ वो कठोर कम है, वो चाकू से काटा जा सकता है, इसका मतलब कम कठोर है। ये उसका हुआ भौतिक गुण। क्लियर है ना। और अगर हमने उसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा के देखा तो वो रासायनिक गुण हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एक नया पदार्थ बन गया है। ठीक है ना। तो आज जो हम धातुओं के बारे में आपको पता ही है, जो हमारी कल एक आड़ी तिरछा लाइन थी उसके इस तरफ वाली सारी की सारू क्या थी, धातु थी, और उस तरफ वाली क्या थी, अधातु थी, और बीच में थी वो उपधातु थी। ठीक है ना। आज हम इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, और रासायनिक गुण सारे के सारे वो गुण पढ़ेंगे जिसके अंदर तो धातुएं हैं वो किसी के साथ अभिक्रिया करेंगी और नया पदार्थ बनाएंगे। ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा होगा तभी तो वो रासायनिक गुण होगा, वरना वो नहीं होगा। चलो, पहला जो रासायनिक गुण है जिसके अंदर हम धातुओं को अभिक्रिया करवाएंगे वो करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। धातुओं का दहन, दहन मतलब जलाना। जलाने के लिए आपको पता ही है किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन। ठीक है ना। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि धातु ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगी। दूसरी चीज़ हम ये भी बोल सकते हैं कि धातुओं को अगर वायु की उपस्थिति में जलाया जाए तो उनके साथ क्या होगा या उनका क्या बनेगा। ठीक है ना। तो अब एक चीज़ और, रासायनिक गुण पढ़ने से पहले ही, कि जैसे जैसे हम रासायनिक गुण, क्योंकि इसके अंदर हम अभिक्रिया की बात करेंगे, हम जैसे जैसे ये रासायनिक गुण पढ़ते जाएंगे हमें ये भी पता चलता जाएगा कि कुछ धातुएं ऐसी भी है जो जल्दी से अभिक्रिया कर लेती है। यानी कि मान लो किसी को ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करनी हो, एक ऐसी है जिसको अभिक्रिया पूरी करने में, यानी कि नया पदार्थ बनाने में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाते हैं, और एक ऐसी है जिसको 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं। ठीक है। बनाना दोनों को ही नया पदार्थ है, लेकिन एक कम टाइम में बना रही है, एक को ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक जल्दी बना रही है, एक थोड़ी देर में बना रही है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे कि एक जो धातु है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि हम अभिक्रिया के बारे में तो इसके अंदर पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के अंदर, और रासायनिक गुणों के अंदर ये अभिक्रिया पढ़ेंगे तो साथ में हमारा ये भी क्लियर होता जाएगा कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी कम है। ठीक है। चलो, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, या जब धातु को हम जलाते हैं तो क्या होता है, तो कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी ना तो वो हमेशा ऑक्साइड बनाएगी। किसका ऑक्साइड बनाएगी, धातुओं का ऑक्साइड। ठीक है। और ये बनाएगी धातु ऑक्साइड। अगर अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी, वरना वो अभिक्रिया ही नहीं करेगी। क्लियर है ना इतना। ये मैंने एक जनरल फॉर्म लिख दी, किसी भी धातु की ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया होगी तो ऑक्साइड ही बनेगा। अब इसका कोई एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल या उदाहरण, हम कोई धातु ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ही ले लो। मैग्नीशियम धातु है, उसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में जलाया, तो वायु के साथ उसकी अभिक्रिया हो गई, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक दूसरी धातु ले लेते हैं, सोडियम। इसको भी हमने क्या किया,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, इसके साथ क्या होता है? इसके साथ ये होता है कि ये बनता है सोडियम ऑक्साइड। क्या ये ठीक है? पहले तो ये बताओ, क्या ये ठीक है? MgO, क्या ये ठीक है? कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे कहाँ? तो इसका आपको डिसाइड कैसे करना वो देख लो। मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। जब संयोजकताएं बराबर होती है तो वो कट जाती है, ये कट गई तो यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हमने की तो MgO। इसका मतलब ये तो हमारा ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं NaO, क्या ये सही है? तो लिखते हैं सोडियम की संयोजकता है वो होती है A और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, क्या बनता है? तो ये बनता है Na2O, ये बन रहा है। यानी सोडियम ऑक्साइड अगर बनेगा तो Na2O बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो NaO है, ये गलत हो गया, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। सोडियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो सोडियम ऑक्साइड बन गया। क्लियर है ना? अब एक चीज़ और, क्या ये अभिक्रिया सही है? इसको संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि इस तरफ परमाणुओं की संख्या और उस तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो हम संतुलित कर देते हैं। ये हो गया संतुलित। अब भी हो गया क्या संतुलित? तो ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा, तो ये हो गया संतुलित। क्लियर है ना? ऐसे आप हर एक अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास करोगे तो उसकी भी आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ होती जाएगी। अब एक और लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पोटेशियम ऑक्साइड, ये भी बिल्कुल वैसे ही K2O बनेगा, ठीक है। इसको भी अगर आप संतुलित करोगे तो ये संतुलित हो गया, ये पोटेशियम की साथ अभिक्रिया हो गई। अगर मैं और लूँ आपके लिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, तो ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपके लिए एग्जांपल लूँ कॉपर का, तो कॉपर की अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो कॉपर ऑक्साइड। अगर आपको इसको संतुलित करना है तो ये रहा संतुलित। अगर इसको संतुलित करना है, इसको संतुलित आप खुद करना, ये रहा आपके लिए एक एग्जांपल संतुलित करने के लिए। क्लियर है ना? जहाँ पे भी अभिक्रिया लिखो, कोशिश करना कि वो संतुलित ही हो आपकी, असंतुलित कभी मत लिखना। क्लियर है ना? हो गया संतुलित? चलो फिर अगर संतुलित हो गया है तो ये होना चाहिए 2, 3, 4, ठीक है। अब ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे अपने। अब इनमें से जब हम अभिक्रिया करके देखते हैं तो जी ये पोटेशियम है या सोडियम है, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमने रखा नहीं सोडियम को ऑक्सीजन के साथ कि जलने लग जाएगा, या बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेगा। पोटेशियम भी बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेगा। मैग्नीशियम को थोड़ा सा टाइम लगता है, एल्यूमिनियम को भी थोड़ा सा टाइम लगता है, कॉपर को भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जब हम करके देखी तो हमें इतना अंदाज़ा हुआ सोडियम और पोटेशियम बाकी सबसे क्या होंगे, ज़्यादा अभिक्रियाशील। क्यों? क्योंकि ये जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो इतना आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और बाकी सब धातुओं से ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो ये हुई ऑक्सीजन की धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। जिसके अंदर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी। अब सेकंड चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर जो चैप्टर का नाम है अपना अम्ल, क्षार और लवण, उसके अंदर हमें पता होता है कि अम्ल कौन होते हैं, क्षारक कौन होते हैं और लवण कौन होते हैं। तो अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में थोड़े खट्टे होते हैं, क्षारक वो होते हैं जो स्वाद में थोड़े कड़वे होते हैं, ठीक है। और इसको हम पहचान सकते हैं लिटमस के द्वारा। अगर लिटमस का रंग
हमने किसी विलयन के अंदर डाला और लिटमस पत्थर है वो लाल रंग का हो गया, तो वो जो सॉल्यूशन है ना जिसके अंदर हमने लिटमस पत्थर को डाला है वो हमेशा एसिडिक यानी कि अम्लीय प्रकृति का होगा। और अगर हमने वो लिटमस पत्थर क्षारकीय सॉल्यूशन में डाला है, क्षार के अंदर डाला है, तो वो ब्लू यानी कि नीले रंग का हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या है कि वो क्षार का है। ठीक है, क्षार या क्षारक, क्षार और क्षारक इनके अंदर भी फर्क होता है, वो हम सेकंड चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए कि अम्ल कौन से होते हैं, क्षारक कौन से हैं। तो फिर ये जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इनको हमने देखा जो धातु के ऑक्साइड है उनको हमने क्या किया, पानी के अंदर मिलाया। ठीक है, पानी के अंदर मिला के और फिर अपना लिटमस जो लिटमस पत्थर उसको लेके आए, सारे सॉल्यूशन के अंदर डाल के देखा, लिटमस को डाल के देखा तो लगभग सारे सॉल्यूशन के अंदर जो लिटमस का रंग है ना वो लाल हो जा रहा, नीला हो जा रहा था। ठीक है, नीला हो जा रहा था, इसका मतलब धातु के ऑक्साइड है वो किस प्रकृति के हुए, क्षारकीय प्रकृति। ठीक है, तो ये हुआ एक तो पहचानने का तरीका। दूसरा तरीका ये कि जब हम धातु के ऑक्साइड हमने बनाए, इन ऑक्साइड को हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दी। ठीक है ना, तो धातु के ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं ना तो लवण और जल देते हैं। ठीक है, यानी कि अम्ल को उदासीन कर देते हैं, और अम्ल को उदासीन करने का काम सिर्फ क्षारक कर सकता है। इसलिए भी धातु के ऑक्साइड वो कैसे होते हैं, क्षारकीय प्रकृति। क्लियर है आपको? तो एक चीज़ तो ये हुए, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे सीखी वो क्या, कि ये किस प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के। क्लियर है? तो ये तो हमने अभिक्रिया लिख ली। एक इनके बारे में हमने क्या चीज़ नोट की है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। क्लियर है? इसके बाद ये तो हो गया हमारे लगभग सारे धातुओं के ऑक्साइड है वो क्षारकीय प्रकृति के। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, कुछ धातु है ना वो कुछ ऐसे ऑक्साइड भी बनाते हैं जो क्षारकीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। यानी हमने लिटमस पत्थर को डाला तो वो एक बार लाल भी हो जाता है, नीला भी हो जाता है। या फिर यूं कहें कि उनको अगर हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तो उसको भी उन्होंने उदासीन कर दिया, और अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया कराई तो उसको भी उसने उदासीन कर दिया, यानी न्यूट्रल कर दिया। इसका मतलब वो दोनों प्रकृति के हो गए, अम्लीय प्रकृति के भी, क्षारकीय प्रकृति के। ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन से? उभयधर्मी ऑक्साइड। धातुओं के ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के भी। कुछ धातुओं के ऐसे ऑक्साइड होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का जो हमने यहाँ लिखा था ना, एल्यूमिनियम वाले धातु का जो ऑक्साइड है वो भी ऐसा ही होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ठीक है, इसका भी एक आंसर होगा क्या? धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, कौन से होते हैं वो? उभयधर्मी ऑक्साइड। अगर इसका एग्जाम्पल या उदाहरण आपको लिखना हो तो कौन से हो गए? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, क्या ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड ZnO 2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये अम्लीय गुण और क्षारकीय गुण दोनों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको दिखाना हो कि ये कैसे दोनों गुण करते हैं तो इसकी एक रासायनिक समीकरण है, वो भी आप लिख सकते हो। ये वो प्रैक्टिस जो आप कह रहे थे ना, एक उदाहरण लिखो और उसको मैं संतुलित करके दिखाऊंगा, वो ऐसे होती है। ये दोनों ही संतुलित नहीं है, आपको संतुलित ही लिखनी है। कर लो इनको संतुलित, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कहाँ कमी रह रही है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड, ये है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार होता है। ठीक है, इसको ये न्यूट्रलाइज, उदासीन कर रहा है। इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है? अम्ल का, सॉरी हाँ अम्ल का।
यहाँ पे ये क्षार है तो ये किसका काम कर रहा है? अम्ल का। यहाँ पे ये अम्ल है तो ये किसका काम कर रहा है? क्षारक। इसलिए इसको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्लियर है ना उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में? दूसरा रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे, पानी के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब यहाँ पे हमारी कुछ पिक्चर जो रिएक्टिविटी सीरीज की है कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन कम अभिक्रियाशील, ये थोड़ी सी और क्लियर होगी। ये कैसे क्लियर होगी कि कुछ धातुएं हैं जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं और कुछ ऐसी है जो गर्म पानी के साथ करती है और कुछ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा गर्म यानी कि वाष्प के साथ भाप के साथ अभिक्रिया करती है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील है? जो ठंडे पानी से करती है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है या जो भाप के साथ करती है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील? क्यों? हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत सही आंसर। या यूं कह दो कि हमें उसको उष्मा नहीं देनी पड़ी, उसने अपने आप कर ली। ठीक है ना, हमें उसको उष्मा नहीं देनी पड़ी, उसने अपने आप अभिक्रिया कर ली। लेकिन दूसरी जिसके अंदर हमें थोड़ी उष्मा देनी पड़ी, किस में देनी पड़ी हमें उष्मा? पानी को गर्म करना, तब जाके उसने अभिक्रिया की। और तीसरी में तो हमें बहुत ज़्यादा उष्मा देनी पड़ी, क्या करने में? पानी को भाप बनाने में, और तब जाके उसने अभिक्रिया की। तो जो धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं वो कम अभिक्रियाशील होती हैं और जो धातुएं ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। एक तो ये चीज़। अब दूसरी, दो धातुएं हैं जो ठंडे पानी के साथ ही अभिक्रिया कर रही है। ठीक है, एक धातु तो ऐसी है जो अभिक्रिया करके इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती है कि पानी के अंदर आग लग जाती है, और एक ऐसी धातु है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया तो करती है लेकिन आग नहीं लग पाती। तो कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील हुई? जो आग लगा पाती। सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग है। अगर अलग अलग होते हैं ना तो सोडियम पानी में मिलाते ही आग लग जाती, लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन को हमने मिला दिया तो उससे रासायनिक परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन में आपको पता है एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन को जैसे ही हमने मिलाया नया पदार्थ बन चुका है। अब सोडियम और क्लोरीन को भूलना होगा, नए पदार्थ को याद रखना होगा। नाम क्या उसका? नमक। ठीक है ना, इसलिए वो आग नहीं लगा पाता। ठीक है, वाह 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 वाह। चलो अब इधर वापस आ जाओ, पानी के साथ अभिक्रिया। तो पानी के साथ धातु जब अभिक्रिया करती है तो क्या करती है? धातु के ऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऐसा होता है धातु का पानी के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई? किसके अंदर होती है? ये पानी में। क्लियर है ना? धातु ने पानी के साथ अभिक्रिया की, धातु ऑक्साइड बनाई और हाइड्रोजन गैस बनाई। ठीक है, अब कई बार ये धातु ऑक्साइड है ना, धातु ऑक्साइड है, कुछ ऐसी धातुएं होते हैं जिनके ऑक्साइड है वो पानी में घुलनशील होते हैं। कुछ ऐसी ऑक्साइड है जिनके कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके ऑक्साइड पानी में घुलनशील नहीं होते। जो घुलनशील नहीं होते हैं वो तो धातु ऑक्साइड बन के और नीचे तली में बैठ जाएंगे, जैसे कि लोहा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऑक्साइड है वो पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे कि कैल्शियम। ठीक है, वो क्या करेंगे? ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड है वो पानी के साथ दोबारा अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, और वो बना लेंगे धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सारी धातु के ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, सिर्फ वही बनाएंगे जो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। क्लियर है ना इतना? धातु, बस आपको ये पता होना चाहिए रासायनिक, इस रासायनिक गुण, ये कौन सा गुण? दूसरा रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि धातु पानी के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा? तो वहाँ पे होगा
धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर है? अब जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, या यूं कहें कि उसका ज्वलन ताप वो कम होता है, यानी वो जल्दी जलने लग जाती है। क्लियर है? सीधी अगर उसको हमने हाइड्रोजन को खुला छोड़ दिया तो वो उसका ज्वलन ताप वो इतना कम होता है कि यहाँ कमरे में सीधा भी छोड़ दिया तो वो आग पकड़ लेगी, जलने लग जाएगी। क्लियर है? अब ये हाइड्रोजन गैस अगर कम मात्रा में है तो हमें, जैसे कि मान लो आपका एलपीजी सिलेंडर है, उससे थोड़ी सी गैस लीकेज हुई है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा मात्रा में निकल गई तो पक्का वहाँ पे आग लग सकती है ना। यानी हमें पता होना चाहिए कि कम मात्रा में लीकेज हुई है कि ज़्यादा मात्रा में। यही यहाँ पे होते हैं। कुछ धातु है ना, कुछ धातु जब पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो वे धातु ऑक्साइड के साथ इतनी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बनाती है कि वो हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है। और कुछ धातु ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया करती है लेकिन हाइड्रोजन जो बनती है वो कम मात्रा में होती है, थोड़ी सी होती है, बिल्कुल वैसे जैसे एलपीजी सिलेंडर के साथ होता है। थोड़ी सी वो जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अगर थोड़ी सी लीकेज हो गई है तो हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आग नहीं पकड़ती है ना। लेकिन अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो गई तो फिर आग पकड़ लेगी। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं हम कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकालती है। तो वही दो धातु ऐसी है, एक है सोडियम जो पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या यूं कह दो पोटेशियम ने पानी के साथ अभिक्रिया की, पोटेशियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया की, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसमें भी हाइड्रोजन गैस। ये जो दो पदार्थ हैं, यहाँ पे जो ये पानी है ये होता है ठंडा पानी। इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब ये दो जब अभिक्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब पानी से बाहर निकलती है तो आग पकड़ लेती है, और वही आग हमें ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर आग लगी हुई है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना, जब पोटेशियम और सोडियम, बता सकते हो तो क्या होता है? आग पकड़ लेता है। क्यों आग पकड़ लेता है? ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस यानी कि पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है, और वो गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इस वजह से आग पकड़ लेता है। क्लियर है? एक तो ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि सोडियम और पोटेशियम को पानी में क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, जिसकी वजह से पानी में आग लग जाती है। ठीक है। अब इसी का एक तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, वो ये कि सोडियम और पोटेशियम को अगर पानी में नहीं रख सकते, ऑक्सीजन में नहीं, सॉरी वायु में नहीं रख सकते, तो रखते कहाँ हैं? डिब्बे में, मिट्टी के तेल में। ठीक है। अब मिट्टी के तेल में हम क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया नहीं करते। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं पोटेशियम और सोडियम की पानी के साथ अभिक्रिया। धातु चाहे कोई भी हो, पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड और साथ में निकालेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है। कुछ धातुएं जो पानी में घुलनशील है वो धातु हाइड्रोक्साइड भी बना देती है। क्लियर है ना? कैल्शियम। ठीक है। हमने पहले देखा था सोडियम और पोटेशियम है, वे ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और वो गैस इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि आग लग जाती है। कैल्शियम है, ये भी ठंडे पानी के अंदर जब हम डालते हैं तो ये भी अभिक्रिया करता है। किसके अंदर? ठंडा पानी, यानी कि H2O डाला, इसने बनाया क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में निकाली हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना?
लेकिन ये वाली जो हाइड्रोजन गैस है ये इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अच्छा, गैस जब पानी से निकलेगी तो बुलबुले निकलेंगे, ये तो आपको पता है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम और सोडियम से ये क्या है, कम अभिक्रियाशील है। Ca उधर, अच्छा Ca कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब इसका क्या क्वेश्चन बनता है? तो इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर ये हाइड्रोजन गैस है, कम मात्रा में निकलेगी, तो कम मात्रा में निकलती है ना, तो इसके जो गैस के जो बुलबुले हैं वो इसी कैल्शियम के ऊपर ही चिपक जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो गैस होती है वो हल्की होती है, तो जैसे ही इसके ऊपर बुलबुले चिपके ये कैल्शियम है ना, ये पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जैसे ही कैल्शियम को पानी के अंदर डुबोया ये कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस इतनी कम बनाएगा कि कैल्शियम है वो पानी के जो बुलबुले हैं हाइड्रोजन गैस के वो कैल्शियम के चिपक जाते हैं और कैल्शियम पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। क्लियर है? अब यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों में से कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील, कौन कम? ये दोनों ज़्यादा, ये कम। क्यों कम? क्योंकि ये कम हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। हुआ ना क्लियर थोड़ा सा? तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन हमारा बना, ठीक है। तो एक तो ये अभिक्रिया आप उसके अंदर लिख दोगे कि कैल्शियम पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाए और हाइड्रोजन गैस निकले। अब कारण क्या है इसका? कम मात्रा में होता है। हाँ, हाइड्रोजन गैस है वो बहुत कम मात्रा में निकलती है। इसके जो बुलबुले हैं हाइड्रोजन गैस के बुलबुले वो कैल्शियम के ऊपर चिपक जाते हैं, इस वजह से कैल्शियम पानी के ऊपर तैरने लगता है। क्लियर है? लिखो फिर इसको, ये हो गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक? रफ कर दूँ इसको? वही पानी के साथ अभिक्रिया ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम। अभी तक हमने पढ़ी है ठंडे पानी के साथ कौन कौन सी धातुएं अभिक्रिया कर रही थी। सोडियम कर रही है, पोटेशियम कर रही है, कैल्शियम कर रही है। सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा जल्दी कर रही है, कैल्शियम थोड़ी कम कर रही है। क्लियर है? यानी कि सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव, कैल्शियम उनसे थोड़ी कम। लेकिन कैल्शियम उन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी जो गर्म या भाप के साथ रिएक्ट करेंगे। क्लियर है ना? इतना आपको ध्यान में रखना। अब हम क्या करते हैं, जो हम अभी तक ठंडा पानी ले रहे थे उसकी जगह लेते हैं गर्म पानी, ठीक है। तो पानी जो है हमारा वो होगा गर्म, H2O, ठीक है। अब हमने जो लिया है वो है मैग्नीशियम। क्या लिया है? मैग्नीशियम। ये इसके साथ ठंडे के साथ ये कोई अभिक्रिया नहीं करता है, मैग्नीशियम गर्म के साथ अभिक्रिया करता है, तो वही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, ठीक है। इनमें से कोई भी अभिक्रिया संतुलित हो भी सकती है, ना भी हो, तो संतुलित आपको संतुलित करके लिखना है। अगर नहीं हो रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो अब मुझे बताओ सबसे पहले तो मैग्नीशियम है वो कैल्शियम से कम अभिक्रियाशील है कि ज़्यादा? कम, ठीक है ना, क्योंकि ये गर्म पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठंडे के साथ ये नहीं करता है, जबकि कैल्शियम वो ठंडे के साथ भी करता है, ठीक है। ठंडे के साथ करेंगे वो सारे गर्म पानी के साथ तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उष्मा हमने दी है और उसके अंदर उष्मा कम थी, हमने कुछ नहीं किया था। हमारे पास एक सीरीज आ जाएगी, पूरी श्रेणी आ जाएगी जिसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है ना। अब इसके अंदर भी वही होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में, और वो उसके बुलबुले है वो किस पे चिपक जाएंगे? मैग्नीशियम के ऊपर, तो मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा? तैरने लग जाएगा। क्लियर है। तो इसका भी क्वेश्चन वही कि मैग्नीशियम को जब पानी में डुबोते हैं, कौन से पानी में? गर्म पानी, तो वो तैरने लग जाता है। क्यों? तो आंसर क्या होगा? वही कि इसके अंदर बहुत कम मात्रा में जब अभिक्रिया करता है तो बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और जो यहाँ पे कैल्शियम की जगह
मैग्नीशियम के ऊपर चिपक जाती है तो मैग्नीशियम तैरने लगता है। क्लियर है? ये हमने मैग्नीशियम के साथ देख लिया, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी आप लिख लो। क्या क्वेश्चन लिखोगे? आंसर आप लिख ही सकते हो। क्लियर है? ये हो गया मैग्नीशियम के बारे में। अब गर्म पानी के साथ तो मैग्नीशियम अभिक्रिया कर लेता है, ठंडे के साथ वो अभिक्रिया नहीं करता है। अब कुछ धातुएं ऐसी बचती है जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि लोहा, जैसे कि सोना, चांदी, ये गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन इनमें से कुछ जैसे कि लोहा और एल्यूमिनियम, ये 2-3 धातुएं हैं जो गर्म पानी के साथ नहीं करती, लेकिन जब हम पानी का भाप बना देते हैं तो ये अभिक्रिया कर लेती है। लोहे का तो आप सबने देखा है, लोहा जब भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? जंग बनाता है। क्लियर है ना? चलो तो अब हम देखते हैं कि हमने पानी को गर्म नहीं भाप बना दिया है। क्लियर है? यानी कि वाष्प। ठीक है, पानी का सूत्र तो यही रहेगा ना, H2O। चाहे आप भाप बनाओ, चाहे आप गर्म करो, चाहे ठंडा करो। क्लियर है? अभिक्रिया करवा रहे हैं किसकी? एल्यूमिनियम। क्लियर है? अगर ये अभिक्रिया करेगा तो वही धातु ऑक्साइड बनाएगा। इतना आपको क्लियर रखना है। धातु पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। क्लियर है ना? तो अब ये अभिक्रिया करेगी, लेकिन ये पानी कैसा होना चाहिए? वाष्प होना चाहिए। बनाएगी क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है और साथ में निकालेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको भी आप खुद संतुलित कर सकते हो। अभी संतुलित नहीं है, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। आज हमने बहुत सारे ऐसे समीकरण लिख लिए हैं, आप सबको संतुलित करके देख सकते हो। क्लियर है? ये हुआ एल्यूमिनियम। अब इसके बाद एक हमने किया था लोहा। लोहा भी पानी के साथ अभिक्रिया, ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और इसका एक गुण, जैसे भी आप जो चीज़ें पढ़ते जाओ ना, उनके गुण उनके साथ जोड़ते जाओ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एक जगह और पढ़ा है हमने, उभयधर्मी ऑक्साइड के अंदर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही था, है ना? तो ऐसे आप जिस भी चीज़ को देखो उसके साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक गुणों को अटैच करते जाओ। ठीक है ना? एक साथ एक जगह इकट्ठा करके पढ़ोगे, चीज़ें कभी याद नहीं होती है या कभी समझ नहीं आती है। आपको उनको गुणों को, जैसे आप क्या पढ़ रहे हो? रासायनिक गुण पढ़ रहे हो, बस ये दिमाग के अंदर रखो। बाकी चीज़ें आपकी धीरे धीरे अपने आप व्यवस्थित होती जाएंगी। क्लियर है ना? कभी भी ये आपको याद नहीं होगा कभी भी कि मैग्नीशियम जब गर्म पानी में डुबेते हैं तो तैरने क्यों लग जाता है, ये याद नहीं होगा। लेकिन आपको याद क्या है कि धातुएं जब पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो वो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। एक लाइन है, ये तो समझ भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। ऐसे ही धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, ये आप याद कर सकते हो। अब इसके साथ कौन जुड़ गया कि धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं वो क्षारीय और अम्लीय दोनों के होते हैं। तो ऐसे स्टेप वाइज अगर आप चीज़ें समझ रहे हो तो फ़ायदा होने वाला है। क्लियर है ना सबको? अब ये क्या करेगा? यहाँ पे धातु का ऑक्साइड बनेगा, लोहे का। ये क्या है? जंग। और इसी का नाम है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और इसी को कहते हैं जंग। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जंग का रासायनिक सूत्र बताइए, रासायनिक नाम बताइए। फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3। बनता कैसे है ये? लोहा, ऑक्सीजन। अगर आपको बाई चांस सूत्र याद नहीं है तो इतना तो पता ही है नहीं कि लोहा ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है, पानी के साथ अभिक्रिया करके और जंग बनाता है। पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन गैस है उसको वो निकाल देता है। इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 3। ठीक है, एक की संयोजकता 2 और 3 दोनों होती है। जब 3 होती है ना तो हम फेरिक नाम यूज़ करते हैं, जब 2 संयोजकता लेते हैं तो तब फेरस नाम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वाली संयोजकता ली है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Fe पैर में 2, ऑक्सीजन के पैर में 3, Fe2O3 बन गया। क्लियर है? दोनों ने किसके साथ अभिक्रिया की है? वाष्प के साथ। तो दोनों किससे कम अभिक्रियाशील है?
कैल्शियम से भी, मैग्नीशियम से भी, पोटेशियम से भी, सोडियम से भी। कौन कम अभिक्रियाशील है? एल्यूमिनियम और लोहा। ठीक है ना? और जैसे ही यहाँ पे हमारा अब कंप्लीट हो जाता है धातु के रासायनिक गुण, कौन सा? दूसरा रासायनिक गुण। दूसरा जो अब रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं वो है धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये तीसरा रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। 2 रासायनिक गुण हमने कर लिए हैं, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया ये इस चैप्टर में भी काम आने वाला है, सेकंड चैप्टर में भी काम आने वाला है। वहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, क्या? अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, क्योंकि वहाँ पे हम क्या पढ़ रहे होते हैं? अम्ल, क्षार और लवण। तो वहाँ पे अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अब वो तो बात तो वही है, चाहे अम्ल की धातु के साथ कराओ चाहे धातु की अम्ल के साथ कराओ, चीज़ें तो वही बनेंगी। अब धातु की अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? धातु की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं लवण बनता ही बनता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये वाली अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, पहले वाली जो पानी के साथ अभिक्रिया थी उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ पे ऑक्साइड बन रहे थे धातु के, यहाँ पे लवण बन रहे हैं। लवण और ऑक्साइड में फ़र्क क्या है कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ा होगा ऑक्साइड में, लवण में कुछ भी जुड़ा हो सकता है, जैसे क्लोरीन जुड़ा हो सकता है, सल्फेट जुड़ा हो सकता है, कार्बोनेट जुड़ा हो सकता है ना? ये अलग अलग लवण जुड़े हो सकते हैं जो लवण बनाते हैं। क्लियर है? बस समझना जो था आपको अम्ल के साथ अभिक्रिया वो यही एक चीज़, जैसे आपने पानी के साथ क्या समझा कि पानी जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड और गैस बनाए। ठीक है ना? बस वो एक चीज़ समझने वाली थी पानी के अंदर, ऐसे ही अम्ल में ये चीज़ समझने वाली है, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे सोडियम ही लिखते हैं, चलो ठीक है। सोडियम HCl ये होता है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे ही एक और अम्ल होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे एक और अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये कुछ एक अम्ल होते हैं। ये अम्ल है ना, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ प्रबल अम्ल होंगे, कुछ कमज़ोर या दुर्बल अम्ल होंगे। प्रबल अम्ल वो जो जल्दी अभिक्रिया करते हैं, दुर्बल वो जो जल्दी नहीं करते या धीरे अभिक्रिया करते हैं। क्लियर है? इनमें से कोई भी एक लोगे आप, तीनों के तीनों अम्ल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल है, यूँ समझ लो अम्ल के। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। ठीक है, ऐसे आप और भी एसिड ले सकते हो, जैसे कि ये भी एसिड है, ये बहुत कमज़ोर, बहुत दुर्बल एसिड है। इसका नाम पता है क्या है? इथेनोइक एसिड लेते हैं। मान लेते हैं एक बार के लिए हमने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। तो इससे क्या बनेगा? अम्ल से एक साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस पहले ही निकाल दो। अम्ल क्या बनेगा अब? सोडियम क्लोराइड। ये वही नमक है जो हम खाते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना दी। अगर मैं पोटेशियम ले लूँ तो भी अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इनके तो वो आपको ईजिली समझ आते जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि उनसे पहले आपको इनसे गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है ना? अब इसके बाद अगर कोई और एग्जांपल लेना हो आपको, जैसे ले लेते हैं लोहा। इसको भी अगर इसके साथ अभिक्रिया कराओ तो ये क्या बनेगा? FeCl 2 ले लो चाहे 3 ले लो, मैं 2 ले लेता हूँ क्योंकि इसकी 2 और 3
दोनों वैलेंसी होती है। अगर 2 वाली लोहे की वैलेंसी लोगे तो ये Cl2 आ जाएगा, 3 वाली वैलेंसी लोगे तो Cl3 आ जाएगा, साथ में हाइड्रोजन। ये क्या बना है यहाँ पे? फेरिक क्लोराइड बना है या फेरस क्लोराइड बना है, बताना। फेरस। फेरिक तब बनता जब यहाँ पे 3 वाली लेते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे लिख लो ताकि आपको याद रहे। ठीक है। अब अगर इसी को मैं ले लूँ जिंक, अब जिंक में हम ले लेते हैं एक बार के लिए H2SO4। ये हमने पढ़ा क्या, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन एक अम्ल मैंने अभी आपको लिखवाया था HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है ना तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, ठीक है। ये क्यों नहीं निकलती है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इतना तो क्लियर है ना, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और गैस बनाएंगे, लेकिन ये एक अपवाद हो गया। ये हाइड्रोजन गैस बनाता तो है, H2 गैस बनाता है, लेकिन वो जो हाइड्रोजन गैस है उसके साथ फिर वो उसको उपचयित कर देता। कल हमने पढ़ा था उपचयन और अपचयन। उपचयन यानी ऑक्सीजन जोड़ देना और अपचयन यानी ऑक्सीजन निकाल देना। ये क्या करता है, उस हाइड्रोजन का उपचयन कर देता है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ देता है। और जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगी हाइड्रोजन के अंदर क्या बनेगा, पानी बनेगा। क्लियर है ना। यही कारण होता है कि जब HNO3 नाइट्रिक एसिड जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, वहाँ पे क्या बनता है, पानी बनता है। क्लियर है, इसको लिख लो। धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 गैस क्यों नहीं बनती है या क्यों नहीं निकलती है, तो इसका आंसर क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस बनती तो है, लेकिन ये नाइट्रिक अम्ल जो है ये प्रबल उपचायक या प्रबल ऑक्सीकारक है। उपचायक का मतलब, वो प्रबल उपचायक का मतलब ये है कि वो उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ देता है और पानी बना देता है हाइड्रोजन गैस का। क्लियर है ना। तो आप लिखोगे क्या इसके अंदर, उपचायक वो जो ऑक्सीजन जोड़ता है, यानी कि जो उपचयन करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उपचायक, ठीक है। ऐसे ही जो अपचायक होगा, मतलब मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया अपचायक, वो कौन होता है, जिसमें से नहीं, जो निकालता है ऑक्सीजन, यानी कि जो अपचयन करता है वही क्या कहलाता है, अपचायक। उसी को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अब यहाँ तक आते आते हमारे कुछ फिक्स हो गए हैं। सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद हमने देखा कैल्शियम, उसके बाद आया मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और लोहे में अभी तक कन्फ्यूजन थी। जब तक हमने पानी के साथ अभिक्रिया किया था तो हमने देखा था कि जो लोहा है, लोहा और एल्यूमिनियम Fe और Al है ना, ये दोनों ही भाप के साथ अभिक्रिया कर रहे थे। तो हमें नहीं पता चल पा रहा था कि दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। जिंक है वो उसने अभिक्रिया की ही नहीं थी, तो उसका हमें नहीं पता चला पानी से अभिक्रिया करने पर। लेकिन जैसे ही एसिड के साथ अभिक्रिया की और हमने निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को देखा, उनके बुलबुले जो निकल रहे थे उनको काउंट किया, तो जो लोहा, एल्यूमिनियम, ऐसे ही जिंक है, ऐसे ही मैग्नीशियम है, इनके हमने क्या किए, बुलबुले जो निकल रहे थे उनको काउंट कर लिया। जिसके अंदर ज़्यादा निकलेंगे वो ज़्यादा अभिक्रियाशील, जिसके अंदर कम निकलेंगे वो कम अभिक्रियाशील। तो इनको देखा ना, तो इनमें मैग्नीशियम है, इसके अंदर ज़्यादा निकलेंगे। ये तो हमें पहले ही पता चल रहा है क्योंकि ये गर्म पानी के साथ कर रहा था और ये दोनों भाप के साथ कर रहे थे। तो मैग्नीशियम तो इन तीनों से ही ज़्यादा अभिक्रियाशील हो गया। तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसके बाद जो अभिक्रियाशील है वो है एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम ने ज़्यादा हाइड्रोजन के बुलबुले निकाले। किसके मुकाबले, जिंक और लोहे के मुकाबले। इसके बाद है जिंक और इसके बाद है लोहा, ठीक है। और इन सबसे ही ज़्यादा कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम से ज़्यादा कौन है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम, ठीक है।
सबसे ज़्यादा, सब उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और ये इससे भी कम। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि सोना और चांदी वो ना तो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, अगर पानी के साथ वो अभिक्रिया करते तो उनके ऊपर क्या लगता? जंग। जो नहीं लगता, और लगता तो बहुत सालों बाद, थोड़ा बहुत लगता है, इसका मतलब वो अभिक्रिया करते ही नहीं है। ठीक है? ना वो भाप के साथ करते हैं, ना उनके ऊपर एसिड का कुछ असर होता है, तो इसका मतलब वो सबसे कम अभिक्रियाशील। तो उनको उधर लिखें कि इधर लिखें? इधर लिखें। कौन कौन? सोना और चांदी। क्लियर है? ये हमारे कुछ हमें आइडिया सा हो गया है अब कौन इसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। ठीक है? ये एक हमारी यूँ समझ लो सक्रियता की एक श्रेणी बन गई, सीरीज बन गई है। क्लियर है ना? लवण, किसके लवण? धातु। यानी उसके अंदर जो भी लवण हम लिखेंगे उसके अंदर एक धातु जरूर होगी। क्लियर है ना? धातुओं की धातु लवण के साथ अभिक्रिया कैसी होती है? ये अभिक्रिया बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी हमने पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है? विस्थापन अभिक्रिया सबको याद है? यही था। ये क्या है? लोहा, और ये है सल्फेट। तो ये क्या बना? लोहा सल्फेट या आयरन सल्फेट। ठीक है? इसकी अभिक्रिया हुई जिंक के साथ। अब देखो क्या हमारे वाला सिस्टम यहाँ पे बन रहा है कि नहीं? ये है धातु, है ना, जिंक धातु। ये है धातु, इसके अंदर लोहा, और ये सल्फेट। ये किसका हुआ? धातु का लवण। ठीक है? अब क्या होता है, हमने ये हम देख भी चुके हैं, लोहा से जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसका मतलब ये इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा और खुद यहाँ पे जाके धातु लवण के साथ अभिक्रिया की, तो वहाँ से क्या होता है, धातु को, जिस धातु का लवण है उसमें से उस धातु को वो विस्थापित कर देती है। क्लियर है ना? यानी कि एक किस्म की धातु लवण के साथ अभिक्रिया होती है, उसके अंदर एक किस्म की विस्थापन अभिक्रिया ही होती है। क्लियर है? जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये विस्थापन आपको दिख रहा है, किसने किसका विस्थापन किया, और विस्थापन के जो अभिक्रिया हमने पढ़ी थी बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है ये। अगर यहाँ पे आपको लिखना हो, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे इसको। चलो क्वेश्चन की फॉर्म क्या होगा? यानी कि हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, कि वहाँ पे क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है? और विस्थापन अभिक्रिया में ये वाली धातु इस धातु का जो लवण है उसमें से उस धातु को निकाल देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। और कम अभिक्रियाशील धातु को ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु वो विस्थापित करेगी। यही हमारी मदद करती है जो सक्रियता श्रेणियाँ उसको बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने में। पहले जो 3 रासायनिक गुण किए थे उनसे तो हमें सिर्फ आइडिया लगा था कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन कम अभिक्रियाशील। जैसे कि हमने देखा जो पोटेशियम और सोडियम हैं दोनों ज़्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन जब कंपटीशन इन दोनों का ही हो तब कौन, सोडियम की पोटेशियम, ये हमें ये वाली अभिक्रिया बताएगी। ठीक है? तो यहाँ पे इस क्लास को ख़त्म करते हैं, कल हम करेंगे सक्रियता श्रेणी।